आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपके पेडागोजी का पार्ट आपका 6 है। इससे पहले आपके पार्ट 5 तक वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथियों, आप सभी के लिए जैसा आप जान रहे हैं कि महाधमाका ऑफर निकाला गया है। जो पहले आपको पेड कोर्स के लिए 299 रुपया पेड करना पड़ता था, अब जो है मात्र आप 99 रुपया पेड करके पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 7909089503 पर क्या करना है, आपका अपना नाम, सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेकर जो है व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे वहां से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। और जो भी साथी पेमेंट कर चुके थे, रात को 11 बजे तक जिनका भी पेमेंट हो चुका था उनका जो है पेमेंट पूरा क्लियर कर दिया गया है। और जो भी साथी जो है अब पेमेंट करेंगे, यानी जो भी साथी पेमेंट करेंगे उनका जो है आपको 11 बजे तक, दिन में बोल रहे हैं 11 बजे तक जो है क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र में विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ समय समय कम हो रही है, यह अध्यापक से बालक तक आती है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ये जो है समस्त प्राणियों में पाई जाती है। आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा मानते हैं? आप अध्यापक एवं छात्र के बीच किस संबंध को आप अच्छा मानते हैं? पिता पुत्र का, अफसर एवं सेवक का, मित्र का, ग्राहक और दुकानदार का। जैसा कि आप जानते हैं कि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, यानी अच्छा एक मित्र भी हो सकता है, अच्छा गुरु भी हो सकता है, यानी जो है अच्छा पिता भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जो है, अगर छात्र और अध्यापक के बीच मित्र का स्वभाव अगर है तो जो है छात्र और अध्यापक दोनों में काफी घनिष्ठ संबंध होंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, मित्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, आपको शिक्षण प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? आपको शिक्षण प्रशिक्षण से आपको क्या लाभ होगा? नौकरी मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सांसारिक ज्ञान बढ़ेगा या शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी। तो आपको शिक्षण प्रशिक्षण से आपको क्या लाभ मिलेगा? तो इससे होगा क्या कि जो शिक्षण की जो आपकी योग्यता है वह बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। शिक्षण की जो योग्यता है वह जो है आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। शिक्षण की निम्नलिखित यानी शिक्षण के निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रवृत्तिक अभिप्रेरणा का गुण पाया जाता है? शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें आपकी मूल प्रवृत्ति का जो है आपका गुण पाया जाता है? कथन तकनीक, छात्रों में अनुनय क्रिया या छात्रों के करके सीखने के लिए कहना या खेल पद्धति रीता। तो क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिए, शिक्षण की जो है तकनीक अगर बात करें मूल प्रवृत्ति की अभिप्रेरणा का, तो सबसे अच्छा होगा छात्रों में अनुनय क्रिया। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर। छात्रों में अनुनय जो क्रिया होता है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है। रीता जो है कक्षा 4 की विद्यार्थी है जो गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, हालांकि अन्य विषय में उसकी जो उपलब्धि है अच्छी है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? रीता जो है क्लास 4 की विद्यार्थी है जो गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, लेकिन अन्य जो विषय है उसमें अच्छी अंक जो है प्राप्त कर रही है। इसका संभावित कारण जो है आपके अनुसार क्या हो सकता है? लड़कियां गणित में कमजोर होती है, लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है, बच्चों को गणित सीखने के लिए अत्यधिक बुद्धिमान होना चाहिए, या गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। यानी पढ़ने के ढंग में जो है आपका कुछ समस्या है। तो यहाँ पे जो है जो रीता है उसको जो है क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपके अनुसार? तो गणित पढ़ाने के जो ढंग में वो उसमें कुछ आपका समस्या हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर। यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी करके, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके या उपयुक्त सभी। कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है तो किसके द्वारा? उनमें प्रतियोगी जो भावनाएं हैं उनके विकसित करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्किनर का अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? स्किनर का अभिप्रेरण जो सिद्धांत है वह आपके किस पर आधारित है? आपका बाह्य अस्पष्ट व्यवहारों पर,
जो कि पूर्ण बयान देकर परिवर्तन किया जाते हैं इच्छित व्यवहार की पहचान पर या उपयुक्त आपके दोनों पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों पर आपके आधारित है, ब्राहा अस्पष्ट व्यवहार पर और आपके इच्छित व्यवहार की पहचान पर, ये यानी दोनों पे ये आपके आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए या शिक्षण को सहायता देने के लिए। तो शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षण जो है रोचक, सुग्राही एवं प्रतिभाशाली बनाया जा सके उसको, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक जो है किस पर निर्भर होना चाहिए? अपने ज्ञान पर या पुनर्निवेशन पर या प्रबंधन पर या शिक्षण के साधनों पर। तो अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक जो निर्भर होना चाहिए वो अपने ज्ञान पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का पहला चरण आपका क्या है? शिक्षण का पहला चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना या कोई नहीं। तो शिक्षण कला का जो प्रथम आपका चरण होता है पहले से योजना बनाना, यानी पहले से अगर योजना बनाकर पढ़ाया जाए तो वह जो है आपका क्लास जो है काफी अच्छा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, पहले से आपका जो है योजना बनाना। अगला, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हमें जान सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो ली जाने वाली परीक्षा होती है उससे हम क्या जान सकते हैं? विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी का जो शैक्षिक विकास है वह सही दिशा में हो रहा है या नहीं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अभिरुचि यानी अरुचि प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो अपनाना चाहिए? उसके गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए या प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो उसके वास्तविक जो कारण है उसकी खोज करनी चाहिए और कारण को जानकर जो है उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसके वास्तविक कारण को जानना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान किस लिए आवश्यक होना चाहिए ये आपको बताना है। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे जो है आपके शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, जो आप पढ़ाते हुए आपके अधिक और प्रभावशाली हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, आपका राइट आंसर आपका। टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? टैगोर के अनुसार जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रितता या आपके विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा जो आपके अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं उनमें प्राय विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देता है। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्गत कर लेते हैं या उपरोक्त सभी बातें आपकी होती है। तो देखिए, जो छात्र आपका अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्गत कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं जब वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, हर बात को कई बार दोहराना छात्रों को समझाए। तो शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं जब वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा जो है उनके सिद्धांतों पर चलेंगे, तब जाकर जो है ये प्रभावशाली यानी प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। आपके विचार में निम्नलिखित में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के होने के लिए अधिक आवश्यक है? आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए आपके अधिक आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, यहाँ पे समुचित आप कर लीजिएगा, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना। तो आपके विचार से निम्नलिखित कौन सा गुण एक सफल अध्यापक का होना चाहिए? तो विषय वस्तु का समुचित जो है ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, उनके लिए दूसरे व्यवसाय में अवसरों की कमी है, वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती है, इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता होती है। शिक्षण व्यवसायों में महिलाओं की अधिकता क्यों है? तो ये जो है आपका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये बच्चों के साथ अधिक जो है धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, लेकिन सारे के सारे नहीं होते, ये भी आप जान लें। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने, डीवी ने, रसेल ने या रूसो ने? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो आपकी पुस्तक है उसे किसने लिखा है? ये लिखे डीवी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पे आपका राइट आंसर। डीवी ने जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो आपके पुस्तक लिखे हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया था? प्रोजेक्ट प्रणाली का जो है विकास आपका किसने किया था? डीवी ने, रूसो ने, विलियम जोन्स ने या किलपैट्रिक ने? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जो विकास आपका किलपैट्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। शिक्षण को आप कौन से क्रिया मानते हैं? शिक्षण को आप कौन से क्रिया मानते हैं? एक अंतः प्रक्रिया मात्र, सीखने में सहायक प्रक्रिया, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के साथ संबंध या उपयुक्त सभी? तो शिक्षण को आप कौन से क्रिया मानते हैं? तो ये सारे के सारे आपके क्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। एक अंतः प्रक्रिया भी, सीखने में सहायक प्रक्रिया भी, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध भी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम आपका चरण कौन सा है? शिक्षण की संपूर्ण योजनाओं का निर्माण, दैनिक पाठों की सूक्ष्म पाठ योजनाओं का निर्माण, बृहद इकाई पाठ योजनाओं का निर्माण या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण? तो निम्नलिखित में से क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना का निर्माण का प्रथम आपका चरण क्या होता है? तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी क्या आपका उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस पर आपको जोर देना चाहिए? कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से आपको किस पर जोर देना चाहिए, ये आपको बताना है। छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करने पर, छात्रों पर दुर्व्यवहार करने से रोकने पर, या छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं के नाकामयाब करने पर, या छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने जिनका फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है? तो कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए आप किस बात पर जोर देंगे? तो छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर जिनके फलस्वरूप जो है दुर्व्यवहार उत्पन्न होती है, अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो दुर्व्यवहार जो है आपको उत्पन्न ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है? कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्रभुत्ववादी उपगम या प्रजातांत्रिक उपगम, या छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यवस्था से काम करने का उपाय, या निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता?
तो कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम आपका विधि क्या है आपका? तो प्रजातांत्रिक उपागम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। प्रजातांत्रिक उपागम जो है आपके कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। यदि सभी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते तो आप क्या करेंगे? यदि सभी जो छात्र हैं आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रश्न बार बार दोहराएंगे, छात्रों पर गुस्सा होंगे, प्रश्न वही छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, या प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे? यदि जो है आपके जो छात्र हैं आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। शिक्षण अधिगम के मध्य क्या आपका संबंध है, ये आपको बताना है। शिक्षण सदस्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावित शिक्षा का विकास होता है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। यानी देखा जाए तो ये तीनों के तीनों जो आपकी पंक्ति है सारे के सारे संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपका। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती आपका क्या होती है? प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या छात्रों को तैयार करना कि वे अपने गृह कार्य करें। तो देखिए, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बना देना। यानी जैसे अगर आप रुचिकर बनाते तो ये सारे के सारे जो है आपके कार्य जो है आपके समाप्त हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ये जो है सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से आपका अधिक होता है? विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, या अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से? तो शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? तो अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो नैतिकता को अध्यापक के अति आवश्यक चीजें समझे। नैतिकता को अध्यापक जो है अति आवश्यक चीज समझे। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। अध्यापक को नैतिकता की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, या अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्र को भी नैतिक बनाए। तो नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो अध्यापक का दायित्व यह होना चाहिए कि वह स्वयं नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमें पाठ्य पुस्तकों को क्यों बदलना चाहिए? हमें पाठ्य पुस्तकों को क्यों बदलना चाहिए? अध्यापक एक ही पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते जो है उबने लगते हैं, या नए लेखकों को लिखने का अवसर मिलता है, या ज्ञान का नवीकरण आपका होता है, या विभिन्न प्रकाशकों को भी अवसर मिल जाता है। तो देखिए, अगर हम पाठ्य पुस्तक को बदलते हैं तो ज्ञान का जो है नवीनीकरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। इसीलिए जो है पाठ्य पुस्तक को बदलना चाहिए। एक शिक्षक को जो अपनी कक्षा में उत्तम जो है वातावरण तैयार करना चाहता है, उस निम्न में से क्या कार्य करना चाहिए? एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहते हैं, उसे निम्न से कौन से कार्य करना चाहिए, यानी किस कार्य को अपनाना चाहिए? उन्हें जो है कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें जो है कठोर अनुशासन जो है सिद्धांतों का आपका अनुसरण करना चाहिए। उन्हें जो है छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, या उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किए भेदभाव की करनी चाहिए। तो क्या आपको जो है करनी चाहिए? तो सबसे अच्छा क्या होगा कि उन छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। यदि कोई बालक एक ही दिशा में कई वर्ष तक एक ही जो है आपके कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? यदि कोई बालक जो है एक ही कक्षा में कई वर्ष तक जो है लगातार असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आपका क्या हो जाएगा?
उसकी निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, उसकी शारीरिक अवस्था या उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर या उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। तो सबसे अच्छा यहाँ पे क्या आंसर आपका आ जाएगा? उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्न से क्या कार्य करनी चाहिए? यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्न से कौन सा कार्य करनी चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह उसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि जो भी त्रुटि होता है उसको स्वीकार कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। उसको स्वीकार करने के बाद जो है उसको जो है सही करने की कोशिश करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक आपके अनिवार्य है? शिक्षण के साथ साथ कोई अंशकालीन कार्य किया जाए ताकि आमदनी उत्तम हो। शिक्षक को विद्यालय में अनेक शैक्षिक सम्मान प्राप्त हुए हो। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम हो या शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? तो शिक्षक का जो विषय ज्ञान हो वह उत्तम हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। हमें कक्षा में अधिक जोर किस बात पर देना चाहिए? हमें कक्षा में अधिक जोर है किस बात पर आपको देना चाहिए? संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर, कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि होने पर, विषय वस्तु के शिक्षण पर या केवल अनुशासन बना रहे? तो हमें कक्षा में अधिक जोर जो है किस बात पर देनी चाहिए? संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा आपका। पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने से क्या लाभ नहीं है? पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने से यानी एग्जाम्पल देने से क्या आपका लाभ नहीं है? यह पाठ को रोचक बनाते हैं, पाठ का मुख्य बिंदु समझने हेतु आवश्यक है, पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है या बच्चों को ध्यान को केंद्रित करने हेतु आवश्यक है? तो क्या यहाँ पे आपके लाभ नहीं है? तो पाठ की सज्जा हेतु आपके आवश्यक है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। गिज्जू भाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है? गिज्जू भाई लिखित पुस्तक का आपका नाम क्या है? प्राथमिक या द्विवार्षपण या बाल पोथी या नर्सरी? गिज्जू भाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो द्विवार्षपण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। द्विवार्षपण जो है आपका गिज्जू भाई के लिखित पुस्तक का आपका नाम है। मानववाद के किस अनुशासन पर बल दिया है? मानववाद ने किस अनुशासन पर जो है आपका बल दिया है? दमनात्मक या आत्म अनुशासन या कठोर अनुशासन या सभी? मानववाद ने आपके किस अनुशासन पर बल दिया है? तो सबसे जो अधिक बल दिया वो आपके आत्म अनुशासन पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, आत्म अनुशासन। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? योग को, विचार विमर्श को, व्याख्यान को या प्रश्नोत्तर को? स्वामी विवेकानंद जो है शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? ये मानते योग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ जो आपका विधि है वह आपके योग को मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति का नाम क्या है? मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति का आपका नाम क्या हो जाएगा? मोंटेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति या ह्यूरिस्टिक पद्धति? तो मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित पद्धति का नाम है मोंटेसरी पद्धति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य आपका कारण क्या है? अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षण प्रणाली या उपयुक्त सभी? शिक्षा के क्षेत्र में समस्या का मुख्य आपका कारण क्या हो जाएगा? तो अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षण प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ये सारे के सारे जो आपके मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। खेल प्रणाली का जो है जन्मदाता किससे माना जाता है? फ्रोवेल को,
जॉन डीवी को, बीएन झा को या मैकडूगल को? खेल प्रणाली का जो है जन्मदाता किससे माना जाता है? तो फ्रोबेल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। फ्रोबेल को जो है खेल प्रणाली का जो है जन्मदाता माना जाता है। गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी पद्धति कौन सी हो सकती है? गणित शिक्षण में सबसे अधिक जो उपयोगी पद्धति जो है आपकी कौन सी आपकी हो सकती है? निम्नगण पद्धति या आगमन पद्धति या विश्लेषणात्मक पद्धति या संश्लेषणात्मक पद्धति? तो गणित शिक्षण में सबसे अधिक जो आपका उपयोगी पद्धति हो सकता है आपका आगमन पद्धति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगमन जो आपका पद्धति आगमन, ये आपके सबसे अधिक उपयोगी आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षण की भूमिका क्या रहती है? छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका आपकी क्या रहती है? समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की ये सारी भूमिका आपकी देखी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने के अवसर दे सकते हैं? प्रदर्शन विधि, निम्नगमन विधि, या प्रश्नोत्तर विधि, या विश्लेषण विधि? तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है जो अवसर दिया जा सकता है? तो प्रश्नोत्तर विधि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। प्रश्नोत्तर विधि से जो है दी जा सकती है। शिक्षण युक्तियों का संबंध किससे है? शिक्षण युक्तियों का संबंध जो है आपका किससे हो जाएगा? अधिगम संरचना से, अधिगम उपलब्धियों से, या अधिगम अनुभव से, या अधिगम परिस्थितियों से? तो शिक्षण जो है आपके युक्ति है उनका संबंध किससे है? तो अधिगम संरचना से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अधिगम संरचना से है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। निगमन विधि किसका मार्ग है? निगमन विधि जो है आपका किसका मार्ग है? शोध का, तीव्रता का, अनुकरण का, या खोज का? निगमन जो विधि है वह किसका मार्ग है? तो अनुकरण का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। निगमन जो विधि है ये आपके अनुकरण का आपका मार्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो तो ऐसी पद्धति को क्या कहा जाता है आपका? ऐसी पद्धति को व्याख्यान पद्धति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान पद्धति इसको कहा आपका जाता है। व्याख्यान विधि आध्यात्मिक उपयोगी सिद्ध होगी जब उसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में किया जाएगा? व्याख्यान जो विधि है वह आपका अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जब उसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आपका किया जाएगा? जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हो, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो, जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हो, या उपयुक्त सभी? तो देखिए क्या हो सकता है आपका, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो तब ये आपकी जो व्याख्यान विधि है वो आपका अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। और आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का आपका ये अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व रिहर्सल किया जाना चाहिए, ये आपके आवश्यक है क्योंकि इससे आपका क्या होता है? प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है। ये क्यों आपके आवश्यक है? शिक्षक में आपके जो है आपके आत्मविश्वास जागृत होते हैं, शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से परिचित हो जाता है, या शिक्षक प्रयोग की भली भांति प्रदर्शित कर पाते हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसमें से आपको कौन सा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।